नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम ये भी मुद्दा है में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी अपने देश के उन बच्चों की जो कि बाल श्रम में लगे रहते हैं और इनके लिए न जाने कितने कानून बने। हाल ही में 2016 में एक नया कानून संसद ने पारित किया, लेकिन ये कानून कितना दमदार है या फिर कितना कमजोर, ये भी समझेंगे। साथ ही समझेंगे कि वास्तविक हकीकत बाल श्रमिकों की क्या है इस देश में और उनकी हिफाजत या फिर उनके अधिकारों को लेकर किस तरीके की अनदेखी सामने आती है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले यह खास रिपोर्ट। कहाँ से आए हो? बिहार से आए हैं। बिहार से? हाँ जी। कब से आए हो? ओ यहाँ तो होने वाले 3 साल। ठेकेदार लाया था जी। अच्छा, ठीक। ठेकेदार तो पता नहीं पर बिहारी का था। घर वाले को तो पैसे तो दिए थे ना। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती। ये भी मुद्दा है। बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी को लेकर आधुनिक समाज में विमर्श लगातार चलता रहा है। भारतीय संविधान और संसद ने बाल अधिकार और बाल मजदूरी के मुद्दे पर अनेक कानून बनाए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 33 लाख बाल श्रमिक हैं जो अनेक प्रकार के घातक कार्यों में लगे हुए हैं, यानी मात्र पेट भरने की जद्दोजहद में संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित हैं। और अगर स्पष्ट और कड़वे शब्दों में कहा जाए तो देश की आजादी के 69वें वर्ष में भी गुलामी की स्थिति में जीने को मजबूर हैं। रामदेव मांझी। कहाँ से है? बिहार से। कहाँ? गया जिला। क्या काम करता है यहाँ पे? यहाँ पे खेत का काम करते हैं जी। ओ यहाँ तो होने वाले 3 साल। 3 साल होने वाले? हाँ जी। अच्छा, किसके साथ आए थे? ओ आए थे ठेकेदार के साथ। कौन ठेकेदार है? ठेकेदार तो पता नहीं पर बिहारी का था। घर में ज़्यादा नहीं दिया ना, ये तो साल के तो 24,000 देता है ना। अंकल ने पता नहीं कितना फिर से देते हैं। फिर घर में तो 1 साल के 24,000 तो भेज दिए ना। अच्छा। और फिर बाकी 2 साल के बचा ना, बाकी यही सब काम कुम करते हैं खेत। गांव का नाम दुबल गांव है जी। अच्छा, हाँ जी। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 2.5 साल से। 2.5 साल से? हाँ जी। तो कौन लेके आया था तुझे? ठेकेदार ने। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार नाम तो नहीं पता जी, नाम बताते नहीं ना जल्दी, क्या करना। अच्छा, हाँ जी। क्या उसके घर वालों को कुछ पैसे देके गया घर वाले को पता नहीं जी। है? नहीं मेरे को मालूम। अच्छा। घर फोन ही नहीं कर रहा हूँ कितना साल से। क्यों? नंबर उम्र कुछ नहीं है ना जी, इसलिए। अच्छा, हाँ जी। तेरा मन नहीं करता घर जाने का? घर जाने का तो सारे का मन करता है पर जाने नहीं देते हैं। कौन नहीं जाने देता? घर मालिक वगैरह ऐसे कोई जाने नहीं देते हैं तो क्या करना। ये जो जिनके साथ तुम घूम रहे हो, ये कांगड़े के जो हैं, ये तुम्हें कुछ तनख्वाह देते हैं? कितना? ये देते हैं। और क्या करता तुम बकरियों का? पालता है। तो स्कूल की पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी तो करता तो नहीं करता है, और ये तुम साल भर इनके साथ ही रहता है। अगर बात इतिहास की करें तो आज से लगभग 105 साल पहले महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए इंपीरियल विधान परिषद में आवाज उठाई थी, जिसका अनेक भारतीय सामंतों ने मुखर विरोध किया था और भारतीय समाज एक ऐतिहासिक पहल से वंचित रह गया। उसके बाद देश और दुनिया में अनेक घटनाएं घटी। स्वतंत्रता का आंदोलन चला, देश को अंग्रेजों से आजादी मिली, संविधान लागू हुआ, देश राजशाही से लोकशाही की तरफ बढ़ा, महिला अधिकार, बाल अधिकार पर अनेक चर्चाएं चली, सरकारें आईं, सरकारें गईं, अनेक प्रधानमंत्री और मंत्री संतरी बदले। लेकिन अफसोस, बहुत से बच्चों के लिए न तब कुछ बदला था और न आज कुछ बदला है। चाइल्ड लेबर तो क्राइम है, वो तो हम भी मानते हैं। बहुत है आपके यहाँ? नहीं, पहले थे, अब नहीं है, क्योंकि जो 25 तो मैंने आज ही देखे। बच्चे जो ये कह रहे हैं जी मुझे घर नहीं जाने देते। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे पंचायत में तो कम से कम ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे प्रोग्राम में देख लीजिएगा। ठीक है। अगर बात करें आंकड़ों की तो हर 11वां बच्चा आज बाल मजदूर है। बाल मजदूरी की दर जिस तेजी के साथ घटनी चाहिए थी वैसे घट नहीं पाई। शहरीकरण के साथ शहरों में बाल मजदूरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, यानी जहां राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 2.2% की दर से घटी तो वहीं शहरों में यह 50% की दर से बढ़ी।
और ये सब हो रहा है चोरी छिपे, क्योंकि बाल श्रमिक उन्मूलन कानून में अनेक प्रावधान हैं जो रोकते हैं इन गोरख धंधों को सरेआम होने से। आज तक अनेक कार्यों को बच्चों के लिए वंचित रखा गया था, क्योंकि माना गया था कि इनसे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। लेकिन आज एक बार फिर से कानून में फेरबदल का बच्चों के भविष्य, उनके स्वास्थ्य और पोषण के अधिकार, उनके शिक्षा के अधिकार, उनके खेलने के अधिकार, उनके सुरक्षा के अधिकार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा, ये कानूनविदों के बीच चर्चा का विषय होना चाहिए। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको खेलने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सामाजिक तौर पर उन प्रावधानों की जो बच्चों को पारिवारिक और परंपरागत कार्यों में काम करने की खुली इजाजत देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और खेल के अधिकार की रोशनी में उनकी विवेचना आवश्यक है। प्रेम बहुखंडी, राज्यसभा टीवी। तो बच्चों के सहायक मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। स्वामी अग्निवेश हैं, सोशल वर्कर हैं। सर, स्वागत है आपका। प्रेम बहुखंडी मेरे सहयोगी हैं, जो कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने हकीकत समझी। प्रेम, स्वागत है। साथ ही साथ श्रीधर मेहता हैं, जो कि जनरल मैनेजर हैं एडवोकेसी एंड पब्लिक पॉलिसी से। आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा अन्विति चतुर्वेदी हैं, जो कि एनालिस्ट हैं PRS से। अन्विति, आपका स्वागत है। प्रेम, शुरुआत में करना चाहूँगा, तमाम तरह के कानून इससे पहले भी थे, बदले गए, नया कानून आया, और मैं कहूँ कि तमाम प्रावधानों के बाद चोरी छिपे नहीं बल्कि खुले तौर पर बच्चों का शोषण और उनसे मजदूरी। आप जिन इलाकों में गए, किस तरीके की स्थिति वहाँ थी? इसमें 2 तरह के अलग अलग इलाके हैं। मध्य भारत में अगर हम गए तो गरीबी है, आदिवासी क्षेत्रों में गए गरीबी है, और वहाँ से बच्चे पलायन कर रहे हैं भूखमरी के डर से। लोग आ रहे हैं, उनको ठेकेदार ले जा रहा है, वहाँ से कहीं और जाके वो काम कर रहे हैं। और जब हमने इस पर चर्चा करने की कोशिश करी तो सबका कहना है कि आदिवासी क्षेत्र हैं, गरीब मुल्क जगह है, वहाँ से बच्चे चले जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, अज्ञानता है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा चले जाते हैं हम लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में, जहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि हर गांव में एक नहीं तो कम से कम, पहले तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 IAS ऑफिसर हैं। हर गांव में, हर परिवार से 1-2 सरकारी अधिकारी हैं। और अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो लाहौल बहुत ऊपर जाता है, लाहौल स्पीति का इलाका बहुत ऊपर जाता है। वहाँ पर हमें सड़क में सरेआम बाल मजदूर दिखाई दिए। ये जो बाल मजदूरों से हमने बात करी है, इनको कोई हमने ढूंढने के लिए कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। निकल जाइए, सड़क में चले जाइए, सरेआम मिलते चले गए। हमने बात करते चले गए, हाँ ये मिल रहे हैं सड़क में। ये तो हो गए बाल मजदूर जो घरों में काम कर रहे हैं। हम जब लोगों से बात करें, उन्होंने कहा जी ये तो बहुत तेज इलाके में खत्म हो गए। जब आप उसके अलावा PWD के ठेके देखते हैं, उसमें हमने देखा है वो PWD के ठेके में बच्चे काम कर रहे हैं, जिसके जो सीधे सीधे भारत के राष्ट्रपति के तहत जहाँ ठेके छूटते हैं, उसमें बाल मजदूर हमारे को बड़े पैमाने पर दिखाई दिए। जब हमने जानने की कोशिश करी कि ये बाल मजदूर, आपने देखा पूरी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि हम बिहार से आए, बिहार के भी एक खास जगह से, गया से। क्या लिंक है? सिर्फ इसलिए कि गया में एक बौद्ध मठ है, बोध गया में, और जो लाहौल के लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं। तो क्या ये कोई धार्मिक जो आना जाना हो रहा है उसकी वजह से ये सारा बच्चे जा रहे हैं? ये अपने आप में एक बड़ी चिंता के विषय वो है। स्वामी जी, क्योंकि आप लगातार आदिवासी और ऐसे इलाकों में आपने काम किया है, कानून हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो कानून हकीकत से बहुत दूर खड़े नज़र आते हैं। बाल मजदूर, मैं कहूँ कि ना तो आंकड़ों में जाने की ज़रूरत है, और ना ही किसी दूर दराज के इलाके, किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, किसी भी सरकारी ठेके में जाइए, किसी भी चौराहे पे आपको नज़र आते हैं। क्यों ऐसा है? हम क्यों इसे नहीं रोक पा रहे, जो हमने संकल्प लिया था और इसकी मैं कहूँ कि गारंटी संविधान देता है? कविंदर जी, आपका सवाल बहुत ही, और आज इस 15 अगस्त के इस पूर्व संध्या कह लीजिए, इस समय बहुत ही समीचीन है, बहुत गंभीर सवाल है। आपके कार्यक्रम में आपने जो बात कही है वो है उसका असली चित्रण। आपने कहा आज़ाद भारत के गुलाम बच्चे, इनको बाल मजदूर कह करके आप वो मत कीजिए इनको, समझे? ये गुलाम हैं, दे आर स्लेव चिल्ड्रन। क्योंकि मजदूर कह देते हैं तो हमें कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत, हाँ, मजदूर कानून जो है ये स्लेवरी है। मैं 9 साल तक UN ट्रस्ट फंड ऑन कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी का चेयरमैन रहा, ह्यूमन राइट्स कमीशन जिनेवा में, और वहाँ पर इन सब को कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी में माना जाता है। इस तरह के बच्चों को जो पढ़ लिख नहीं पाते, जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे मजदूरी करते हैं। हमारे देश का कानून कहता है न्यूनतम मजदूरी से कम में कोई काम कर रहा हो, कानून कहता है
सुप्रीम कोर्ट का हमारा जजमेंट कहता है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा जी। बनाम भारत, कि वो बंधुआ मजदूर है। तो ये सब बच्चे बंधुआ मजदूर हैं और बाल गुलाम हैं। और गुलामी की प्रथा आज मेरे देश के अंदर चल रही है इन गरीब बच्चों से। और एक पृष्ठभूमि जो प्रेम जी के उस कार्यक्रम में से उभर के आनी चाहिए थी, आपको इनको केवल इतना नहीं पूछना चाहिए कि आप बिहार के हैं, गया के हैं, कहाँ के हैं। आप पूछना चाहिए आप किस जाति से हैं। आपको पता लगेगा कि 90% ये बच्चे दलित हैं, आदिवासी हैं। हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर जातिवाद पूरी की तरह से शोषण की पूरी व्यवस्था में, गुलामी की प्रथा में ये समाया हुआ है। और इसलिए इन चीज़ों को हम कहीं भी ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुए हैं। कानून जैसे आपने कहा बहुत अच्छे से अच्छे बन जाते हैं, इच्छा शक्ति नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी यदि आप उसे एसडीएम की लगा दें, डीएम की लगा दें, कि यदि तेरे इलाके में बंधुआ मजदूर पाए गए, बच्चे पाए गए गुलाम, तो तेरी नौकरी खत्म। समझ गए। आप देखिएगा रातों रात फर्क आएगा। आज तक एक भी अफसर जिसको पावर दिए आपने, बॉन्डेड लेबर एक्ट में पावर है डीएम और एसडीएम के पास, लेकिन आज तक एक भी एसडीएम को, डीएम को आपने बर्खास्त, डिसमिस नहीं किया, सस्पेंड नहीं किया, कार्रवाई करते हुए नहीं देखा गया। इसलिए कोई कार्रवाई करे तो क्यों करे। श्रीधर, बहुत अहम है जो कि स्वामी जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा। नया कानून अगर मैं बात करूँ, जो चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016 पास हुआ संसद की ओर से, कहा गया कि बहुत सख्त कानून है, सजा का बहुत कड़ा प्रावधान है, इसमें कोई ऐसा सकरा पतला गलियारा नहीं छोड़ा गया है ताकि किसी भी शख्स को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बाल मजदूरों को प्रश्रय देना या फिर उनको अपने यहाँ इंगेज करने का कोई रास्ता छूटता हो। क्या वाकई ऐसा दिखता है? सरकार तो कहती है कि ये सख्त है, उसी से डर है, क्योंकि तभी वो मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसा फैमिली का जो डेफिनेशन दिया गया है, वो चाचा और मामा, आप देखेंगे तो नॉर्मली जो रोड पे बच्चे मजदूरी करते हैं वो बोलते हैं कि मैं चाचा के यहाँ हूँ या मामा के यहाँ हूँ। तो ये डर है कि ये अभी वो रेगुलराइज कर देगा। दूसरा डर ये है कि जितने भी बच्चे आज के डेट में रोड पे काम कर रहे हैं वो होम बेस्ड हो जाएंगे। और ये जो स्वामी जी ने भी कहा है कि बॉन्डेड लेबर जैसा सिचुएशन है, तो ये रोड पे दिख रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत नज़र जाती है सरकार की, सिविल सोसाइटी की। जब ये लोग घर में चले जाएंगे, जब हिडन हो जाएंगे, तब इनका परेशानी और ज़्यादा हो जाएगी। फिर वहाँ कोई नज़र भी नहीं आता और किसी तरह का कोई डर भी नहीं, मैं कहूँ नहीं। और एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मंत्री जी ने कहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप एनसीएलपी का डेटा देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स का, तो लगभग 60,000 केस एनसीएलपी ने फाइल किया है, कन्विक्ट रेट है 435। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस है जो मशीनरी इसको इम्प्लीमेंट करने में। अनविति, क्योंकि आप लगातार आप लोग फॉलो करते हैं जो कानून संसद में आते हैं और पास होते हैं, मैं बेसिक फ़र्क समझना चाह रहा हूँ जो कि बड़े फ़र्क के तौर पर है। पहले का बाल श्रमिक कानून जो था और जो अमेंडमेंट 2016 जिसको पास किया संसद ने, जो बड़े फ़र्क जिन पर ख़ास जोर रहा कि ये ऐसे फैक्टर हैं, ये ऐसे मैं कहूँ कि प्रावधान, इसके बाद ये सब कुछ थम जाएगा, वो क्या सरकार के दावे हैं? जो 1986 का कानून है, वो ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम हजार्डिस इंडस्ट्री में नहीं कर सकते हैं, बाकी जो नॉन हजार्डिस इंडस्ट्री है उनमें वो काम कर सकते हैं। तो जैसे आप माइनिंग या फायर क्रैकर इंडस्ट्री की बात करें, उसमें बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए उनको प्रोहिबिट किया हुआ है। बाकी जहाँ पे कोई ऐसे डेंजर्स नहीं है, उन जगह पे बच्चे 1986 के कानून के तहत काम कर सकते थे। जो 2016 का जो कानून आया है वो इस कानून को संशोधित करता है। पहला तो ये चीज़ है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चों को अब ये बोलता है कि किसी भी शॉप, इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता है। पहला बदलाव ये हो गया। दूसरा बदलाव ये है कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, जो 1986 के कानून के तहत उन पे कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है काम करने से, वो अब जो है हजार्डिस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो पेनल्टीज थे, इम्प्रिजनमेंट था, वो सब इंक्रीज हो रहा है। जो 1986 का कानून था वो एम्प्लॉयर और पेरेंट्स पर बोलता था कि इम्प्रिजन हो सकते हैं वो 3 महीने से 1 साल तक, ये अब डबल हो जा रहा है 6 महीने से 2 साल तक के लिए। ये बड़े फ़र्क आप कह रही हैं, लेकिन
इसमें दो बातें और जो हैं मैं समझना चाहूँगा कि एक तो जो पहले संख्या जिनकी 83 के आसपास थी, जहाँ पर आपकी रोक थी, कम से कम ये आपने सरकार ने माना, सिस्टम ने, कि भाई इन जगहों पर बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, उनको कम करके आपने 3 पर शायद कर दिया। और दूसरा ये एक जो आपने फैमिली बिजनेस का एक टर्म इसमें जोड़ दिया, उसके बाद मैं कहूँ कि आपने एक रास्ता दे दिया उन लोगों को जो कि इन बच्चों को न सिर्फ बंधुआ बनाकर रखते हैं बल्कि इनका पूरा शोषण करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई हकीकत है। ये हकीकत है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताने के कोशिश करूंगा मैं, तो बहुत सारे बच्चियां जो है झारखंड से आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए। वो आप देखते हैं कि हर 2-3 दिन में एक रेड होता है, एक आध बच्चे पाए जाते हैं, मगर बहुत सारे जो नेटवर्क्स है इन बच्चियों को लाते हैं और एकदम वो लोग डिसअपियर हो जाते हैं। और सिमिलरली सेव द चिल्ड्रन का एक स्टडी था गारमेंट इंडस्ट्री में। इससे पहले एक जो शर्ट था एक दुकान में बनता था, अब ये 10 या 11 होम बेस्ड इंडस्ट्रीज में बनता है। और जितने भी उनके बच्चे हैं परिवार में, वो सारे बच्चे इसी में काम करते हैं और वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में काम करते हैं, जो ना मीडिया में या कहीं बाहर के रिपोर्ट में नहीं आता है। स्वामी जी, केसेस की बात हुई कि 435 मामले दर्ज हुए, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी भी मामले पर किसी को सजा हुई हो। क्यों ऐसा नहीं है? खुलेआम सब कुछ चल रहा है, जिन लोगों को रोकना है उन्हें भी पता है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास अधिकार नहीं है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि ये बच्चे हमारे मुल्क की सबसे एक बड़ी धरोहर है। इन बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा, समान शिक्षा, अमीर और गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था इन सरकारों को करके देनी चाहिए थी। ये अपराधी हैं, इन्होंने आज तक क्यों नहीं किया? क्यों ये बच्चे कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे घरेलू काम कर रहे हो, चाहे बाहर सड़क पे कर रहे हैं, चाहे कहीं भी क्यों कर रहे हैं? ये स्कूल में क्यों नहीं है? ये खेल कूद क्यों नहीं कर रहे? ये कुछ शरारत जैसे बच्चों का एक मौलिक अधिकार मैं मानता हूँ, खेल का अधिकार है, उनका पढ़ने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू चाइल्डहुड नाम की चीज है। तो आपके सारे फंडामेंटल राइट से बड़ी चीज जो कुदरत परमात्मा हमें देता है एक बच्चा होने के नाते, वो अधिकार आपने छीन लिया, इनको गुलाम बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में एक सरकारी कर्मचारी बता सकता है कि उसका बच्चा कहीं बाल मजदूरी कर रहा है? एक सरकारी, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर का बच्चा कर रहा है कहीं? क्यों नहीं कर रहा है? आप इनको मानते हैं ये एक तरह से एक्सपेंडेबल है। माफ कीजिएगा, मैं बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बच्चे चूंकि दलित के हैं, आदिवासी के हैं, गरीब के हैं, आप इनका शोषण कर सकते हैं, खून चूस सकते हैं इनको और पूरी तरीके से इनको कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। आपको जैसे कोई अधिकार मिला हुआ है, इसलिए कोई संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। आईएएस बने हुए बता रहे हैं, ये लाहौल स्पीति में हर एक गांव में एक आईएएस, लेकिन क्या उनके आंखों के सामने ये बच्चे नहीं हैं? कभी सोचा उन्होंने कि ये मेरे भी बच्चे हो सकते हैं? खुलेआम ये क्राइम चल रहा है प्रेम, आपने देखा, क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है रोकने को लेकर, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने को लेकर पनिशमेंट का जो क्लॉज है वो एक्टिवेट क्यों नहीं है? मैं कहूँ अब तक वो उसको क्या एकदम से मैं कहूँ कि डेड मान लिया गया है, या फिर जिन लोगों पर जिम्मेदारी, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, उनको लगता ही नहीं है कि इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है? बंधुआ मजदूरी जो कानून के स्वामी जी जिसकी बात कर रहे हैं, उसके तहत एसडीएम को और डीएम को जिम्मेदारी दी गई है। और एसडीएम और डीएम को हर साल अपना एक फॉर्मेट भरना होता है, जिसमें उन्होंने लिखना होता है कि हमारे इलाके में कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। और हर एसडीएम को अपने क्षेत्र में एक कमेटी बनानी होती है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी कार्यकर्ता लोग होते हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो ये जानकारी रखते हैं कि इस इलाके में कोई बॉन्डेड लेबर है या नहीं है। लेकिन अगर आप कमेटीज की बात करेंगे तो कमेटीज एग्जिस्ट नहीं करती, नंबर 1। अगर एग्जिस्ट भी करती हैं तो वो सिर्फ कागजों में करती है, कभी कोई बैठक नहीं होती, कभी कोई बैठक नहीं होती। नंबर 3, वो रजिस्टर एज इट इज भर लिए जाते हैं। आज अगर सरकार तय कर ले कि वो सिर्फ पिछले 3 साल के अंदर लाहौल के अंदर जितने लोगों के फॉर्म भरे गए उनको चेक कर ले और पता कर ले, और 5 मजदूर हमने ढूंढ के दिए हैं, इन्हीं 5 मजदूरों के बेसिस पे उन 5 जो डिप्टी कमिश्नर वहाँ के हैं उनकी तो नौकरी जा सकती है, एसडीएम की तो नौकरी जा सकती है, जिसने फर्जी तौर पर वो आंकड़ा भरा है। दूसरी बात जो इस कानून के तहत जिस पर आप चर्चा करना चाह रहे थे वो ये है कि अगर जो अभी हमने 2010 में जो कानून पास किया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार कानून है, उसका क्या होगा? बच्चा घर में काम करेगा, कोई औरत किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा करती है, डोमेस्टिक हेल्पर है, उसकी माँ भी वही करती थी, उसकी माँ भी वही करती थी, क्योंकि वो जातिगत एक काम है या गरीबी से जुड़ा हुआ मामला है। तो क्या वो अपनी बेटी को साथ ले जा ले, ये कहे कि हमारा ट्रेडिशनल काम है ये?
बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, एक सामान्य बच्चा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और एक इस गरीब का बच्चा है, दोनों को कह दे कि जी ठीक है स्कूल के बाद वो कर सकता है। दिल्ली पब्लिक वाला स्कूल वाला बच्चा तो जाएगा, उसके बाद क्लब में जाएगा, खेलेगा, शाम को टीवी देखेगा, और ये बच्चा सुबह लग जाएगा फिर बीड़ी का बंडल भरने में या कहीं खेत मजदूरी करने में। इस पर कहीं भी कोई, जो स्वामी जी कह रहे हैं कि सचमुच ये कि संवेदनशीलता नहीं है। श्रीधर, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है इसका पनिशमेंट क्लॉज? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं कुछ 2-3 महीने पहले महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना में पड़ता है वहाँ था। मैं कॉटन फार्मिंग में जहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पे मैं पूछने का कोशिश किया कि क्या लेबर डिपार्टमेंट को मालूम है कि बच्चियाँ जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो भी चाइल्ड लेबर में आता है, और लास्ट 2-3 साल में कितने केसेस बुक हुए हैं। तो लेबर ऑफिसर बोलते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारे दायरे में नहीं आता है। मतलब जो लेबर डिपार्टमेंट है वो केवल अपना फैक्ट्रीज तक ही अपना दायरा मानता है, वो उसके आगे नहीं देखता है। अब वही डर है कि जब बच्चा जो है होम बेस्ड हो जाएगा, अभी फैमिली एंटरप्राइज में काम करने लगेगा, तो फिर बिल्कुल ही ये टीथलेस हो जाएगा, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन मिसयूज़ भी होगा। और काफ़ी लेवल पे जो है इसमें जो पेरेंट्स को जो पनिशमेंट की बात कही गई है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड लेबर जा रहा है क्योंकि घर का स्थिति ठीक नहीं है, तो वो पैसे कहाँ से लेके देगा, कहाँ वो पैसे पे करेगा। तो आप देखेंगे तो वो बहुत ही मिसयूज़ होने का चांसेस है। और इसमें और एक ऐड करना चाहूँगा, जो प्रेम जी बता रहे थे कि ये स्टडीज़ में पाया गया है कि जो बच्चे 2 या 3 घंटे घर में काम करते हैं, 65% ऑफ सच चिल्ड्रन स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो सीधा सीधा ये RT एक्ट को मिसयूज़ करने वाला है। अनिति, इसके पनिशमेंट क्लॉज को मैं समझना चाहूँगा, पहले के बिल और अब के बिल में क्या बड़ा फ़र्क है, या कमोवेश वही पुराने जो प्रावधान थे वही इसमें भी कंटिन्यू किए गए हैं, या कुछ ऐसा फ़र्क है जिससे सोच सकते हैं हम कि पूछिए इनसे अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी की बात पहले का बता चुके हैं श्रीधर कि जो कन्विक्शन रेट है वो बिल्कुल नेगलिजिबल है। अब चाहे ज़्यादा कर लो कम कर लो, आप ये बताइए कि अकाउंटेबिलिटी है, नए बिल में क्या है और किसकी दिखती है? मिनिस्टर की है, उसमें उसका कानून लागू नहीं होगा तो जेल जाएगा वो। जो 2016 का कानून है वो पेनल्टीज को बढ़ा रहा है। तो जो इम्प्रिजनमेंट था 1986 के कानून में वो था 3 महीने से 1 साल, वो बढ़ के अब 6 महीने से 2 साल तक का हो सकता है। मगर सोचने की जो बात ये है कि जैसे सभी लोग मान रहे हैं 1986 का कानून खुद ही में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। बनाना कानून एक बात होती है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी। 2001 के आंकड़े तो बोल रहे थे कि जो है 12% बच्चे जो काम कर रहे थे वो हजार्डस इंडस्ट्री में ही काम कर रहे थे, और ये सेंसस के ऑफिशियल फिगर हैं। तो अब इन्फोर्समेंट मशीनरी जब नहीं बदल रही है तो 2016 के कानून में ये दिक्कतें भी आ सकती हैं कि इस कानून को लागू कैसे किया जाए। यानी कि दूसरी बात ये है सोचने की कि कोई भी कानून एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, हमारा एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो ये बोलता है कि बच्चों की जगह स्कूल में है। ये जो बाल मजदूरी का कानून है वो प्रोहिबिट करता है किसी भी इंसान को बच्चों को एम्प्लॉय करने से अगर वो 14 साल से कम उम्र के हैं। इसके कारण एनरोलमेंट तो हाई हो जाएंगे, मगर जैसे जो बात उठी थी ड्रॉप आउट रेट की, बच्चे स्कूल में रहेंगे कैसे अगर हम जो है स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, अगर स्कूल का करिकुलम या एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होगा कि बच्चे एंगेज रह पाएं, तो फिर जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। अभी के आंकड़े ये हैं कि 36% ऑफ द चिल्ड्रन क्लास 1 to 8 के बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो ये ड्रॉप आउट रेट अरेस्ट कैसे होंगे? जी, ये तो मैं कहूँ कि सेकंड स्टेज है, क्योंकि पहला चरण तो ये है कि जब बच्चों के पाँवों से बेड़ियाँ तोड़ी जाएं, और जिन पर जिम्मेदारी सरकार ये संविधान ने दी है वो लोग क्यों से, जो जवाबदेही की बात स्वामी जी ने कही। स्वामी जी की वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी जवाब मैं चाहूँगा आपसे कंक्लूड करते हुए कि जवाबदेही के नाम पर हमारा सिस्टम, हमारी संसद, हमारे अधिकारीगण क्यों मुँह छुपाते हैं, क्यों मुँह चुराते हैं? देखिए, मैं सबकी बुनियाद में मैं इस जातिवाद को देखता हूँ, माफ़ कीजिएगा। मुझे लगता है कि हम जो नीची जात के लोग हैं उनको मान के चलते हैं कि ये नीच अछूत पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं। इनके प्रति कानून बना देंगे तो भी संवेदना नहीं है, कोई भी काम कर देंगे। जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक कोई भी कानून लागू नहीं होगा। जिस दिन देश का एक डीएम, अभी जो श्रीधर बोल रहे थे, उन्होंने लेबर अफसर से बात की, ये लेबर का सवाल नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, इनको बाल मजदूर कहना है या बंधुआ मजदूर, मतलब उस अर्थ में ये नहीं है। ये मानव अधिकारों का हनन है, मानव अधिकारों का हनन है।
एक बच्चे का अधिकार मानव अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन RT बनाया आपने। कहने का मतलब कि आप इनके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे, समान शिक्षा क्यों नहीं, ड्रॉप आउट रेट क्यों है। और मैं ये मानता हूँ MV फाउंडेशन की शांता सिन्हा जो बाद में हमारी नेशनल उसकी बनी थी चेयरपर्सन, हम सबका मानना है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा और उनका, कि जो बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं वो स्वाभाविक रूप से देश के बाल गुलाम बनते हैं और कोई दूसरा उनके पास जरिया नहीं है। जी, वक्त की कमी तो है। आज कम से कम मैं कहूँगा 5 करोड़ बच्चे हैं। ये जो 33 लाख और 50 लाख ये बिल्कुल गलत है। 5 करोड़ बच्चे इस देश के अंदर गुलामी की प्रथा में जंजीरों में बंधे हुए सड़ रहे हैं। नया कानून है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि इसे लागू कैसे करेंगे और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं कितने ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, क्योंकि बच्चों के बचपन और उनके अधिकारों को क्या हम सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।